वो सुबह भी आम दिनों की तरह ही थी। चमेली और उसका पति राजू, जो ठेका मजदूर थे, वे सुबह सुबह अपने घरों से काम पर निकल गए थे। इन दिनों वे एक फ्लाईओवर के निर्माण में जुटे हुए थे। फ्लाईओवर का निर्माण कुछ दिनों में पूरा होने ही वाला था। आपने ठेकेदार जी से बात कर ली है ना? अगले महीने बाद फ्लाईओवर का काम पूरा हो जाएगा। हाँ चमेली, मैंने ठेकेदार जी से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि महीने भर बाद उनका सड़क बनाने का काम शुरू हो रहा है। वो हमें वहाँ पर काम दे देंगे। सुनिए जी, यहाँ पर जिस दिन काम खत्म होगा उस दिन दोनों बेटियों को छोले भटूरे खिलाने जरूर ले जाएंगे। कितने दिनों से वो बेचारी बोल रही हैं। अरे हाँ हाँ, जरूर ले आऊंगा और दोनों को एक एक फ्रॉक भी दिलवा दूंगा। कितनी फट गई है ना उनकी फ्रॉक। जब वो बातें कर रहे थे तो चमेली को महसूस हुआ कि अचानक जमीन हिल रही है। वो स्थिर खड़े रहने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन सुनते हो जी, अब लगता है मुझे चक्कर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जमीन हिल रही है। चमेली, जमीन तो मुझे भी हिलती दिख रही है। मेरे मेरे पैर। वो जब तक कुछ समझ पाते जमीन और भी जोरों से हिलने लगी। तभी दूर से उन्हें आवाज आई, अरे दूर भागो, फ्लाईओवर के नीचे से निकलो, लगता है भूकंप आ गया है, भागो भागो। लेकिन जब तक वे भागते जमीन फट गई। फ्लाईओवर धड़ाम से नीचे आ गिरा। चमेली और राजू समेत कई मजदूर उस फ्लाईओवर के नीचे दब गए और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। बचाओ बचाओ। अरे अरे, हमें कोई निकालो, हम यहाँ दब गए हैं। अरे कोई निकालो हमें। चारों ओर चीख पुकार का मंजर हो गया था। दबे हुए मजदूर एक एक कर दम तोड़ते जा रहे थे। चमेली और राजू भी चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गए थे। और जब चमेली को होश आया तो उसने देखा कि राजू उसके पास ही मरा पड़ा है। चारों ओर एम्बुलेंस की आवाज आ रही है। बचाव दल द्वारा दबे हुए मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। आह, आह। बचाव दल वालों की नजर चमेली पर गई तो उन्होंने उसे निकालने की कोशिश की। तब तक चमेली कराहते कराहते बेहोश हो गई थी। उसे बाहर निकालकर एम्बुलेंस में डाला गया, लेकिन अस्पताल ले जाने के क्रम में वो भी इस दुनिया के पार, जो दूसरी दुनिया है, वहां चली गई। उनकी दोनों छोटी बेटियों 8 साल की मीना और 5 साल की गुंजा पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मीना दीदी, बाबा को बोलो ना जागने के लिए, माँ को भी बोलो ना। दोनों इस तरह क्यों सोए हैं? इतनी देर कौन सोता है? जगाओ ना इन्हें। माँ माँ, बाबा जागो ना जल्दी से, जागो ना। देखो ना गुंजा क्या बोल रही है, उसकी बातों को सुनो ना। माँ सुनो ना, बाबा सुनो ना। उन दोनों छोटी बच्चियों के कांधे पर वो दुख आ गया था जिसे उठाने के लिए उनके नाजुक कांधे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन जीवन तो यही है ना, वो आपको तैयारी का मौका नहीं देती। इसके अगले पल में क्या लिखा है उसे कोई पढ़ नहीं सकता। चमेली और राजू को गुजरे अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे कि एक दिन उनके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर उनका मकान मालिक खड़ा था। क्यों रे मीना, हुआ कुछ इंतजाम पैसों का? कब तक देगी किराया? पैसों का इंतजाम तो अभी नहीं हुआ है चाचा, थोड़े दिन का और समय दे दीजिए। आपको तो पता है ना, माँ बाबा दोनों मर गए हैं। देख मीना, तेरे माँ बाप मर गए हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं मुफ्त में तुझे ये घर रहने के लिए दे दूं? नहीं चाचा, मुफ्त में नहीं दीजिए। मैं काम की तलाश कर रही हूँ, काम मिलते ही आपको किराया दे दूंगी। सुन, 1 सप्ताह का और समय दे रहा हूँ, ठीक है? इस बीच मेरे किराए का इंतजाम कर ले, नहीं तो कमरा खाली करने के लिए तैयार हो जा। मीना और गुंजा दोनों ने काम की बहुत तलाश की, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला। घर का राशन भी खत्म हो चुका था। 2 दिनों से उन दोनों बच्चियों के पेट में एक दाना भी नहीं गया था। उस दिन मौसम भी बहुत खराब था। रह रहकर बिजली कड़क रही थी। दोनों बच्चियां बहुत डरी हुई थी। दीदी, आज तो 1 सप्ताह हो गए हैं, मकान मालिक चाचा फिर से आते ही होंगे। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मीना ने दरवाजा खोला तो बाहर मकान मालिक खड़े थे। क्यों रे मीना, हो गया पैसों का इंतजाम? मिल गया तुझे काम? नहीं चाचा, पैसों का इंतजाम तो नहीं हुआ है, कोई काम भी नहीं मिला है। तो फिर इसी समय तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। और हाँ, जो भी बर्तन या सामान है उनको हाथ मत लगाना,
जब किराए के पैसे होंगे तो उसे चुकाकर ये सब ले जाना। चाचा, माँ बाबा की एक तस्वीर है, वो तो ले जा सकती हो ना? जा ले जा, लेकिन जल्दी से निकल यहाँ से। मीना और गुंजा सड़क पर चले जा रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। 2 दिन से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। बस वो चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। चलते चलते वो एक जंगल में निकल गए। बीच बीच में बादल भी गरज रहे थे। अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। दीदी, बारिश शुरू हो गई, अब हम कहाँ छिपेंगे? हमारे पास रहने को कोई घर नहीं है। दीदी, भूख भी लगी है जोरों की। वे दोनों एक पेड़ की ओट में छिप गई और बारिश को देखने लगी। मीना को समझ नहीं आ रहा था कि अब जिंदगी आगे कैसे चलेगी। कुछ देर बाद बारिश तो कम हो गई, लेकिन उनकी परेशानी उसी तरह उनके सामने खड़ी रही। पूरी रात उन्होंने उसी पेड़ के नीचे बिता दी। अगली सुबह जब मीना की नींद खुली और उसने गुंजा को उठाना चाहा तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था। हे भगवान, इसे तो तेज बुखार हो गया है। गुंजा, गुंजा। दीदी, दीदी, ठंड लग रही है, भूख भी लगी है जोरों की, कुछ खाने को ला दो ना। तभी मीना की नजर पास के पेड़ पर गई जिस पर कुछ जंगली फल लगे थे। मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मीना फलों को तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गई, लेकिन जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ी उसे एक भयानक अजगर वहां दिखा। हे भगवान, यहाँ तो इतना मोटा अजगर है, मैं उसके पास गई तो कहीं ये मुझे निगल ना जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। एक ओर बुखार और भूख से तड़पती बहन थी तो दूसरी ओर भयानक अजगर। लेकिन वो कहते हैं ना, भूख और मजबूरी इंसान को बहुत ताकतवर बना देती है। मीना किसी बात की परवाह किए बिना फल की ओर बढ़ती गई। तभी अजगर ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन मीना भी उससे भिड़ गई। मेरी बहन भूखी है, मेरे रास्ते में जो आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मीना ने उस अजगर को खदेड़ दिया। अजगर वहां से भाग गया। मीना ने पेड़ से फल तोड़े और अपनी बहन को खाने को दिए। दीदी, तुमने कुछ खाया क्या? तुम भी खाओ ना, तुमने भी तो कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। दोनों बहनों ने पेड़ के फल खाए और खाते खाते मीना के दिमाग में एक बात आ रही थी कि अगर वो अजगर इस पेड़ पर रह सकता है तो हम दोनों बहनें क्यों नहीं। उन दोनों बहनों ने जंगल से बांस की लकड़ियां इकट्ठा की और उसी पेड़ पर अपना घर बनाने लगे। 3-4 दिन की मेहनत के बाद उन्होंने बहुत ही सुंदर घर बना लिया। वाह दीदी, अपना घर तो कितना सुंदर बन गया। ये हमारा घर है, हमने बनाया है, इसका किराया कोई हमसे नहीं मांगेगा और ना ही कोई बारिश में हमें घर के बाहर निकालेगा। ये कहकर वो रोती हुई अपनी बहन से लिपट गई। वो दोनों बहनें जंगल में रहने लगी और जंगली फलों को इकट्ठा कर बाजार में बेचने लगी। उनके जंगली फल स्वादिष्ट तो होते ही उनसे कई रोगों की दवाइयां भी बनती थी, इसलिए उनके फलों को खरीदने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा रहती। अरे, आज फिर से सारे फल खत्म हो गए तुम्हारे। कल मेरे लिए अलग से रख देना अपनी जंगली फल। ये लो, मैं 50 रुपए तुम्हें पहले से ही दे रहा हूँ। मीना ने उन पैसों से राशन खरीदा और अपने घर वापस लौट गई। वे दोनों बहनें आज भी जंगल में रहती हैं और जंगली फल बेचने के लिए शनिवार और रविवार को शहर आती हैं। अपने बांस के घर में वो बहुत खुश हैं, क्योंकि वो घर उनकी मेहनत से बना है और दूसरा, वो घर दुनिया के स्वार्थी लोगों से दूर है। वैसे लोग जो बुरा वक्त आने पर लोगों का साथ नहीं देते, बल्कि उन्हें सड़क पर छोड़ देते हैं। 7 साल की मीना अपनी 2 महीने की छोटी बहन सीमा को अपनी गोद में उठाए ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी और सिग्नल की बत्ती के लाल होने का इंतजार कर रही थी, ताकि जैसे ही ट्रैफिक की बत्ती लाल हो वो भागकर गाड़ियों के पास जाए और उसके शीशे या बोनेट को साफ करे, ताकि उसे 2 पैसे मिल सके। तभी सिग्नल की बत्ती लाल हो गई। वो भागकर एक कार के पास गई और उसके शीशे साफ करने लगी। ओए लड़की, क्या कर रही है? साहब, शीशे बहुत गंदे हो गए हैं, उन्हें साफ कर रही हूँ। चल भाग यहाँ से, मुझे नहीं करवाना कार के शीशे साफ, चल। तभी ट्रैफिक की लाइट ग्रीन हो गई और वो कार सर्र से वहाँ से निकल गई और मीना उदास सा चेहरा लिए फिर से ट्रैफिक लाइट के लाल होने का इंतजार करने लगी। सुबह से दोपहर हो गई है, आज तो कोई गाड़ी वाला अपनी कार के शीशे साफ ही नहीं कर पा रहा। अगर यही हाल रहा तो मैं सीमा को दूध कैसे पिलाऊंगी? हे भगवान, मेरी मदद कर।
मीना ट्रैफिक लाइट के पास खड़ी होकर और भी गाड़ियों का इंतजार करने लगी। तभी उसकी छोटी बहन सीमा जाग गई और जोर जोर से रोने लगी। इसे भूख लगी होगी, तभी ये इतनी जोर जोर से रो रही है। क्या करूं मैं, क्या करूं? उसने अपनी छोटी बहन को चुप कराने की कोशिश की। अरे नहीं, रोते नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी दूध का इंतजाम करती हूँ ना, मेरी प्यारी छोटी बहन। लेकिन उस छोटी सी बच्ची को क्या पता था कि उसकी बहन क्या कह रही है। उसे तो भूख लगी थी और उसी के कारण वो जोर जोर से रोई जा रही थी। कहाँ से लाकर दूं मैं इसे दूध? मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है। मीना को कुछ दूर पर एक प्याऊ दिखता है जहाँ पर एक घड़ा रखा होता है। वो अपनी छोटी बहन को लेकर वहाँ जाती है और उसे उस घड़े से पानी निकालकर पिलाने की कोशिश करती है। सीमा, मैंने कहा था ना, मैं तेरे लिए दूध का इंतजाम कर दूंगी। ले, पी ले इसे। छोटी सी सीमा ने 2 घूंट पानी के पिए और फिर वो जोर से रोने लगी। अरे क्या हुआ, अब क्यों रो रही है? लेकिन उसका रोना नहीं रुका। वो समझ गई कि उसे पानी का स्वाद अच्छा नहीं लगा। तभी उसकी नजर ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक लाल रंग की कार पर गई। वो भागी भागी वहाँ गई और उस कार को अपने कपड़े से साफ करने लगी। उसकी छोटी बहन अब भी जोर जोर से रोए जा रही थी। उस बच्ची को रोता देखकर कार में बैठे आदमी ने पूछा, अरे बच्ची, क्यों रो रही हो? साहब, इसे भूख लगी है, इसे दूध चाहिए, लेकिन मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। साहब, आप कुछ पैसे दे दो तो मैं इसे दूध पिला दूंगी। भगवान आपका भला करेगा साहब, कुछ पैसे दे दो मेरी बहन के लिए। उस आदमी ने मीना के हाथ में 10 रुपए दिए और फिर हरी बत्ती होते ही अपनी कार लेकर वहाँ से निकल गया। मीना भागकर दूध की दुकान पर गई और उससे दूध लेकर अपनी छोटी बहन को पिलाने लगी। सीमा, ये ले, मैं ले आई तेरे लिए दूध, इसे पी ले मेरी बहन। छोटी सी सीमा दूध की बोतल में मुंह लगाकर दूध पीने लगी और मीना को टुकुर टुकुर देखने लगी। 2 महीने पहले की बात है। मीना की माँ सरला उस समय गर्भवती थी। उसके पति रामदीन मजदूरी करते थे। सरला के प्रसव का समय बहुत ही नजदीक आ गया था। माँ, तुम्हारे पेट में मेरा भाई है या बहन? अरे ये तो सिर्फ भगवान जी को पता होता है, हमें नहीं। अच्छा माँ, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन माँ, अगर मेरी बहन आएगी तो उसका नाम मैं सीमा रखूंगी, और भाई आया तो उसका नाम तुम रखना। अच्छा बाबा, मैं रख दूंगी। वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी रामदीन आ गया। आज वो थोड़ा सुस्त लग रहा था। वो आते ही खामोश सा बैठ गया। सरला ने उससे पूछा कि क्या हुआ, इस तरह चुपचाप से क्यों हो, तबीयत खराब है क्या? लेकिन उसने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर बाद धम्म से जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अजी, क्या हुआ आपको? मीना जरा सा भागकर कमल चाचा को तो बुला ला, देख तो तेरे बाबा को क्या हो गया। कमल चाचा की मदद से रामदीन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ उसने दम तोड़ दिया। रामदीन को टीबी की बीमारी हो गई थी। फिर भी वो मजदूरी का काम घर चलाने के लिए करता रहा, लेकिन उसकी बीमारी धीरे धीरे सीरियस हो गई और एक दिन उसने दम तोड़ दिया। हे भगवान, सुहाग उजड़ गया मेरा, सुहाग उजड़ गया। अब किसके भरोसे मैं रहूंगी, क्या करूंगी, कैसे करूंगी? सरला को पति की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा। अचानक अस्पताल में ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया, लेकिन एक नन्ही सी बच्ची को जन्म देकर वो भी चल बसी। 7 साल की छोटी सी मीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब अचानक क्या हो गया। उसके माँ और पिता दोनों मर चुके थे और माँ के बगल में एक नवजात बच्ची रोए जा रही थी। ये क्या हो गया भगवान? ये क्या हो गया? मेरी माँ और पापा को तुम अपने साथ ले गए, तो फिर हम दोनों को क्यों छोड़ दिया? हमें भी ले जाते। कमल चाचा की मदद से उस मासूम से बच्ची ने अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया। कमल चाचा ने 1-2 दिन तो उनका साथ दिया और फिर उनसे पीछा छुड़ा दिया, क्योंकि उनका अपना भी तो परिवार था। फिर क्या, मीना ने अपने नन्हे कंधों पर नन्ही सी बहन की जिम्मेदारी उठा ली। उस दिन से वो गाड़ियों को साफ करने का काम करने लगी, ताकि उसकी बहन भूखी न रहे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। छोटी सी सीमा अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। देख सीमा, मैं तेरा नाम एक स्कूल में लिखा दूंगी, तुझे खूब पढ़ना होगा। मुझे नहीं पढ़ना, मुझे आपके साथ रहना है।
और कार की सफाई का काम करना है। नहीं सीमा, तुझे ये काम नहीं करना, इसमें बहुत मेहनत लगती है, घंटों गाड़ियों का इंतजार करना होता है, कोई पैसे देता है तो कोई नहीं। तो फिर आप क्यों करती हो दीदी? मुझे अच्छा नहीं लगता, आप पूरा दिन परेशान रहती हैं। मीना अपनी बहन की बातों का क्या जवाब देती, लेकिन उसे भी लगता था कि कार की सफाई के काम में ज्यादा पैसे नहीं है और कभी कभी तो मीना को भूखा भी रहना पड़ता था। इसलिए वो एक छोले भटूरे की दुकान में काम करने लगी। साथ ही उसने सीमा का एडमिशन एक सरकारी स्कूल में भी करा दिया। सीमा 2 दिन तो स्कूल गई और 2 दिन के बाद उसने एक जिद पकड़ ली। दीदी तुम भी मेरे साथ स्कूल चलो, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अरे मैं स्कूल जाऊंगी तो काम कौन करेगा? सुनना, एक काम कर, तू जो भी स्कूल में पढ़ेगी वो मुझे पढ़ा दिया करना, तेरे साथ मैं भी सीख जाऊंगी। सीमा को अपनी बहन की ये बात बहुत पसंद आई। अब वो स्कूल से आकर उसे पढ़ाने लगी। धीरे धीरे समय पंख लगाकर उड़ता गया। सीमा 22 साल की हो गई थी। हालांकि अब मीना ने अपना खुद का छोले भटूरे का काम शुरू कर दिया था और आमदनी भी ठीक ठाक होती थी। इस बीच जिस तरह माता पिता को अपनी बेटी की शादी की चिंता होती है, वैसी ही चिंता मीना को अपनी बहन के लिए होती थी। पड़ोस वाली चाची बता रही थी कि उनकी नजर में सीमा के लिए एक लड़का है जो बैंक में काम करता है। मैं बात चलाऊं क्या उससे? मीना ने अखिल से सीमा की शादी की बात चलाई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अखिल सीमा के ही कॉलेज में पढ़ता था और वो उसे मन ही मन चाहता भी था। उसने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन सीमा को जैसे ही ये पता लगा तो, दीदी ये क्या बात हुई? सारी जिंदगी आपने मेरे लिए सब कुछ किया, खुद भूखी रही, मुझे भरपेट खिलाया, खुद तो स्कूल भी नहीं गई और मुझे इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, और आज जब मेरा वक्त आया कि मैं आपके लिए कुछ करूं तो आप मेरी शादी करवा रही हैं, और वो भी आपसे पहले। दीदी मैंने आपकी सारी बात मानी है, लेकिन ये बात नहीं मानूंगी। जब तक आपकी शादी नहीं होती मैं शादी नहीं करूंगी। मीना ने सीमा को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। उसका यही कहना था कि आपने तो मुझे बहन की तरह कभी नहीं रखा, आप मेरे लिए माँ की तरह थी, मेरे लिए पिता भी आप थे, मैं बिना आपकी शादी के आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मीना ने भी अपनी बड़ी बहन के लिए लड़का ढूंढना शुरू किया और उसी क्रम में मोहित के ममेरे भाई अखिलेश से उसकी मुलाकात हुई। अखिलेश को मीना बहुत पसंद आई और सबसे ज्यादा पसंद आया उसका जज्बा। 7 साल की छोटी उम्र से उसने न सिर्फ खुद को संभाला, बल्कि 2 महीने की अपनी छोटी सी बहन की जिंदगी संवारने के लिए रात दिन एक कर दिया। दीदी अखिलेश को तो आप बहुत पसंद हैं, क्या वो आपको पसंद है? मीना की बात सुनकर सीमा शर्मा गई। कुछ दिनों बाद दोनों अनाथ बच्चियों की एक ही मंडप में शादी हुई। जीवन और हालात ने उन दोनों अनाथ बेटियों की परीक्षा तो बहुत ली, लेकिन वे दोनों उस परीक्षा में अव्वल नंबर से पास हुए। दोस्तों, जीवन में हमारी भी परीक्षा होगी, बस हमें हिम्मत का साथ नहीं छोड़ना है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें